हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई ज़रूरी है पर। तो आज हम लोग यूजीसी नेट में लगी इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कि हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, ये सारे ही युग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग प्रगतिवाद देखने वाले हैं। तो आज प्रगतिवाद पर हमारी क्लास होगी और प्रगतिवाद के जो कवि हैं और इसके बारे में विशेष चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो प्रगतिवाद का जो समय है 1936 से 1942 तक। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसे 1934 में मैक्सिम गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई और यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। ठीक है, तो सोवियत लेखक संघ जो है यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। इसके बाद 1935 में हेनरी वारबूच की पहल पर पेरिस में ईएम फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। फिर इसके बाद 1935 में ही भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की और इसमें मुख्य रूप से मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, के.एम. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, यश सिन्हा और मुरारुद्दीन ताशीन जैसे लेखक शामिल थे। और इसके बाद लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई तथा प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस अधिवेशन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। याद रखेंगे इसको। 1936 में जो प्रगति लेखक संघ की स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। और प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। तो याद रखेंगे कि प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक आधार है वो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। प्रगतिशील लेखक संघ के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की है और डॉक्टर बच्चन सिंह ने कालक्रम की दृष्टि से युगवाणी किसकी रचना है आप लोगों को बताना है। तो युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसको प्रगतिवादी काव्य माना है, खड़ी बोली का। इसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण जो है इनका एक ग्रंथ है करुण सतसई ब्रज भाषा में, उसको प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। और रामेश्वर करुण को प्रगतिवादी कवि और उनके ग्रंथ करुण सतसई को काव्य माना है। किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। फिर 1934 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी दल की स्थापना हुई। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग प्रगतिवाद के प्रमुख कवि जो हैं वो कालक्रमानुसार देखने वाले हैं। प्रगतिवाद में जितने भी कवियों का स्थान है उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल। और केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में, मृत्यु 2000 में हो गई थी और इनका जन्म स्थान कमाशन बांदा में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, पिता इनके हनुमान प्रसाद थे, माता घिशट्टो देवी और पत्नी पार्वती। तो माता का नाम आप लोग नहीं भूलोगे, एकदम ही यूनिक सा है, घिशट्टो देवी। तो इसके बाद इनका अगर प्रथम संग्रह की बात करें युग की गंगा, तो युग की गंगा इनका प्रथम संग्रह था। उपनाम क्या था केदारनाथ जी का? बालेंदु। तो ये बालेंदु उपनाम से भी लिखते थे। तो ये था इनका उपनाम। इसके बाद बात कर लेते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले वही युग की गंगा 1947 में, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्तस्थान 1981, हे मेरी तुम 1981 ये भी है। और इसके बाद है अगला
कहें केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोल बोल अबोल 1985, जो सिलाएं तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनिहारी हरियाली 1990 में है, खुली आँखें खुली खुले डैने 1993 में, पुष्पदीप 1994 में, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। तो इसके बाद इनका है बसंती हवा, ठीक है। एक इनका प्यार मार की थापें, ये भी रह गया था। तो लगभग इनके 21 काव्य के बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये इनकी क्या थी, रचनाएं थी। बसंती हवा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा, हवाऊँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। तो बचपन में हम लोग ये कविता पढ़े हैं। तो ये सारी ही रचनाएं किसकी, केदारनाथ अग्रवाल जी की थी। इसके बाद अब हम लोग इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण से बिंदु या जो जानकारी है उसके बारे में देखते हैं। तो उपनाम इनका बालेंदु हमें पता ही है। तो ये बालेंदु उपनाम से ब्रज भाषा में कवित्व और सवैया छंद में लिखते थे और इन्होंने देश विदेश के अनेक कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताओं शीर्षक से किया है। केदारनाथ अग्रवाल पर गांव की प्रकृति का यथार्थवादी रंग है। इनके प्रकृति चित्रण को प्रकृति का किसानी चित्रण कहा गया है, ठीक है। इसके बाद कुछ पंक्तियां मिलती हैं इन्हीं की। सामूहिक उन्नति के आगे सामूहिक अष्टांग समर्पण, अपनी अपनी भिन्न इकाई का अब कोई मूल्य न दर्शन। ये इनका अस्थि और अंकुर से जो है ये लाइनें हैं। और अगला है, मैं प्रलय को साम्यवादी आक्रमण से मारता हूँ और उनके अपहरण की दिग्विजयी सभ्यता को सर्वहारा को नवोदित सभ्यता से जीतता हूँ। तो ये इनकी मोर्चे कविता से है, पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल की हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले कवि के बारे में, नागार्जुन। इन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है, नागार्जुन को। तो इनका जन्म भी 1911 में ही हुआ है, मृत्यु 1998 में, और जन्म स्थान इनका तरौनी ग्राम दरभंगा जिले में स्थित, ठीक है। इनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था, उपनाम इनका यात्री और नागार्जुन तो है ही, ठीक है। मूल नाम बैद्यनाथ था और उपनाम इनका यात्री और नागार्जुन, ठीक है। पिता इनके गोकुलनाथ मिश्र हैं और माता उमा देवी हैं। एक रचना है राम के प्रति, जो खड़ी बोली की प्रथम कविता है राम के प्रति, ठीक है। तो इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। युगधारा 1953 में, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आँखें, तो प्यासी पथराई आँखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। तो ये इनकी रचनाएं थी। और इनकी कविताओं के बारे में बात करें तो कविताएं भी काफ़ी सारी हैं। बादल को घिरते देखा है, जो कि युगधारा में संकलित है। पाषाणी सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, मैं प्रबुद्ध हूँ मनुष्य हूँ, ये भी युगधारा में है इनकी संकलित कविता। और इसके बाद 5 पूत भारत माता के, और एक इनकी कविता कालिदास मिलती है, जो कि सतरंगे पंखों वाली जो रचना है उसमें संकलित है। हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद, ये भी सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। चंद्रमा और खुरदरे पैर, तो इसमें खुरदरे पैर किसके बारे में है, रिक्शे वाले के खुरदरे पैर की बात हो रही है, और ये भी सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। इसके बाद इनकी कविता एक और मिलती है, शासन की बंदूक 1961 में, ठीक है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। इनकी खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो हम लोगों ने ऊपर देखी थी। खड़ी बोली में प्रकाशित रचना राम के प्रति, जो 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। तो बहुत मोस्ट है, पता होना चाहिए कि इनकी जो राम के प्रति सबसे सर्वप्रथम प्रकाशित रचना किसमें छपी, तो विश्व बंधु में। और ये यात्री उपनाम से मैथिली और संस्कृत में कविताएं लिखते थे,
ठीक है। भस्मांकुर एक खंड काव्य है नागार्जुन का जो बरवे छंद में लिखा गया है, तो याद रखेंगे भस्मांकुर बरवे छंद में लिखा है। नागार्जुन को मैथिल भाषा में पत्रहीन नग्न गांच पर 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिसमें कि 52 कविताएं संकलित हैं पत्रहीन नग्न गांच पर। ठीक है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है इसके संदर्भ में लिखा है, यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है, तो वेरी मोस्ट पॉइंट कि किसने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन सिंह नागार्जुन को राहुल का लघु संस्करण मानते हैं। बच्चन सिंह नागार्जुन को पीली पत्रकारिता का कवि भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग अगले कवि के बारे में बात कर रहे हैं, शिव मंगल सिंह सुमन। तो शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में हुआ, मृत्यु 2002 में हुई है और जन्म स्थान इनका झगरपुर है, झगरपुर उन्नाव में। मूल नाम की बात करें तो शिव मंगल सिंह इनका मूल नाम है और उपनाम इनका सुमन है। ठीक है। प्रथम संग्रह जो है इनका हिल्लोल है 1939 में। हिंदी का द्वितीय गीत किसे कहा जाता है, मिट्टी की बारात को। तो इनका जो काव्य है मिट्टी की बारात, इसे हिंदी का द्वितीय शोकगीत कहा गया है। तो इनके जो काव्य हम लोग देख रहे हैं, जीवन के गान 1941 में आया, युग के मोल 1945 में प्रकाशित है, प्रलय सृजन 1950 में, विश्वास बदलता ही गया 1955 में और बिंद हिमालय 1960 में, मिट्टी की बारात 1972, बाड़ी की व्यथा 1980, पर आंखें नहीं भरी और हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, काठमांडू की पहली सांझ। तो ये इनके क्या थे, काव्य संग्रह थे। इसके बाद इनकी कविताओं की बात करें तो कविताएं इनकी गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली, वरदान मांगूंगा नहीं। तो वरदान मांगूंगा नहीं भी हम लोग अपनी 7th-8th की क्लास में ये पढ़े हैं कविता इनकी। इसके बाद अगले कवि के बारे में बात करते हैं। तो अगले प्रगतिवादी कवि वासुदेव सिंह त्रिलोचन। त्रिलोचन जी का जन्म 1917 में हुआ था, मृत्यु 2007 में और जन्म स्थान चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में है। मूल नाम इनका वासुदेव सिंह है और उपनाम त्रिलोचन है। बात करते हैं इनके प्रथम संग्रह के बारे में, तो धरती इनका प्रथम संग्रह है 1945 में। इसके बाद इनके जो काव्य हैं, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981, अरघान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, फूल नाम है एक, ये भी 1985 में प्रकाशित है और अनकहनी भी कुछ कहनी है 1986 में, अमोला जो कि 1990 में प्रकाशित है। तो मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। ठीक है। तो अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है, त्रिलोचन को, और किसने कहा, मुक्तिबोध ने। अमोला जो इनकी कृति है वो त्रिलोचन की अवधि काव्य कृति है, यानी अवधि में लिखी हुई है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे छंद संकलित हैं। ठीक है। इसके बाद वेरी मोस्ट पॉइंट कि हिंदी में त्रिलोचन सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। बात करते हैं कुछ अन्य कवियों की। तो अन्य कवि भी प्रगतिवादी, रांगे राघव। रांगे राघव का जन्म 1923 में हुआ, मृत्यु 1963 में और इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। रांगे राघव ने 3 आख्यान परक काव्य लिखे हैं। कौन कौन से, अजय खंडर 1944, मेधावी 1947 और पांचाली 1955। और इन्होंने 2 अन्य मुक्तक काव्य लिखे हैं, पिघलते पत्थर और राह के दीपक। तो पिघलते पत्थर 1946 में है और इसके अलावा इनका एक और मुक्तक काव्य राह के दीपक। अजय खंडर जो इनके आख्यान परक काव्यों में आता है, तो अजय खंडर में 3 शीर्षकों को, झंकार, ललकार और हुंकार, से स्टालिनग्राद युद्ध के कुछ स्थलों का वर्णन हुआ है इसमें। ठीक है। इसके बाद अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, और दिनकर काफ़ी मोस्ट हैं और इनका जन्म 1908 में हुआ, मृत्यु 1974 में।
बात करते हैं इनके काव्यों के बारे में तो रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940 जो कि श्रृंगारिक रचना है, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946 प्रबंध काव्य है, सामधेनी 1947, तो रश्मिरथी 1952 रश्मिरथी मोस्ट है, इसका समय और याद रखना खंड काव्य है ये। नील कुसुम 1954, दिल्ली भी 1954 में प्रकाशित है। उर्वशी, हाँ तो उर्वशी इनका जो है वो गीति नाट्य है। उर्वशी हमें इसके पहले भी छायावादी कवियों में मिला था, तो आपको कमेंट में बताना है किसका है उर्वशी और वो क्या है, गीति नाट्य है या चंपू काव्य है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में आंसर करना है इसका। तो यहाँ पर उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का 1961 में गीति नाट्य है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे के हरिनाम 1970, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते 1954, इतिहास के आंसू 1951, प्रणभंग 1929। दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह रेणुका है जो कि 1935 में प्रकाशित है और इसका विषय दुविधा के ग्रस्त मनोवृत्ति का सूचक है। कविताएं इनकी कुछ मिलती हैं, ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल, और एक और कविता मिलती है संजीवन धन। तो रामधारी सिंह दिनकर ने काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है इनके रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी मिलेगी और प्रगतिवादी चेतना दोनों ही मिलेंगी। रामधारी सिंह दिनकर को समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। तो इनके ये कह सकते हैं उपाधि इनको समय सूर्य कहा गया और अधैर्य का कवि भी कहा गया। और रामधारी सिंह दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने अपने आप को या स्वयं को कह सकते हैं महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना है इन्होंने अपने आप को। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और इसे गीति नाट्य भी माना गया है उर्वशी को, जो कि दिनकर का है। दिनकर ने कहा है कि हम छायावाद के ठीक पीठ पर आए हैं। ठीक है, ये दिनकर कहते हैं कि हम छायावाद के ठीक पीठ पर आए हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार रामधारी सिंह दिनकर में एक भारतीय आत्मा, नवीन और भगवती चरण वर्मा को एक साथ समन्वित, परिष्कृत और संयमित रूप से देखा जा सकता है। ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर में हम एक भारतीय आत्मा, नवीन, किसे कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, आपको बताना है कमेंट में किसे एक भारतीय आत्मा की उपाधि मिली है। नवीन तो आप समझ ही गए होंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन, और भगवती चरण वर्मा, इन तीनों लोगों को एक साथ समन्वित, परिष्कृत और संयमित रूप से देखा जा सकता है किसको, रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, इसके बाद अगली स्टेटमेंट डॉक्टर बच्चन सिंह की है और बच्चन सिंह कह रहे हैं इनके बारे में कि 20 से 40 के बीच अपनी समसामयिकता के प्रति जितने सजग और ईमानदार दिनकर जी रहे हैं उतना सजग कोई दूसरा कवि नहीं दिखाई देता। इन 2 दशकों के इतिहास के लिए दिनकर की रचनाएं सर्वाधिक प्रमाणित हैं। तो स्टेटमेंट ये बच्चन सिंह की है और बच्चन सिंह यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कह रहे हैं। दिनकर की कविताओं में कहीं गांधीवादी का समर्थन है तो कहीं क्रांति का, तो कहीं सर्वहारा वर्ग के उदय का स्वर मुखरित होता है, तो कहीं प्रकृति और नारी प्रेम के स्वर की प्रधानता। दिनकर जी समय के अनुसार अपनी कविताओं का विषय बदलते रहे, जब जैसा जहाँ उचित लगा उसी के अनुसार इन्होंने रचना की है। संजीवन धन इनकी एक कविता मिली थी हम लोगों को, तो संजीवन धन कविता की पंक्ति यहाँ पर दी गई हैं। तप कर शील मनुज को साधे, सबके प्राण कुसुम से बाधे। ठीक है, और भी कुछ पंक्तियाँ हैं। सत्य हेतु निष्ठा अशोक की, गौतम का प्रण दो, मन मन लिखते जहाँ देवता, वह विशाल मन दो। ठीक है, इसके बाद इनका काव्य सामधेनी हम लोगों को मिला था। तो सामधेनी का मुख्य विषय राष्ट्रीयता है, जिसमें कि 1941 से 46 के बीच घटी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सामधेनी में क्या है, 1941 से 46 के बीच घटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का वर्ण विषय बनाया गया है। इसके बाद कुछ पंक्तियां हैं दिनकर जी की। वाह देख लो खड़ी है कौन तोप के निशान पर, वाह देख लो अड़ी है कौन जिंदगी की आन पर।
ठीक है। तो सामधेनी में संकलित कविताएं एक तो कलिंग विजय है और मेरे स्वदेश, ठीक है। इसके बाद द्वंद्व गीत में जीवन और जगत संबंधी रहस्यों को उठाया गया है। द्वंद्व गीत इनका काव्य, उसमें जीवन और जगत संबंधी रहस्यों को उभारा गया है। इसके बाद कुछ पंक्तियां दिनकर जी की। भेजा किसने क्यों कहाँ भेद अब तक ना यह क्षुद्र जान सका, युग युग का मैं पथिक प्रांत अपने को अब तक पा न सका, ठीक है। तो इसके बाद इनका ग्रंथ जो उर्वशी है, जो गीति नाट्य है, 1961 में प्रकाशित, जिस पर कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो इसकी कथा 5 अंकों में विभक्त है उर्वशी की, जिसमें उर्वशी और पुरूरवा की प्रणय कथा को आधार बनाकर काम आध्यात्मिक की समस्या उठाई गई है। पुरूरवा जो है वो मन का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का प्रतीक है। दूसरी नारी पात्र औशीनरी है इसमें, ठीक है। इसके बाद कुछ पंक्तियां हैं दिनकर की, बहुत मोस्ट हैं। रूप का आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ओ त्रिया ओ अबल मात्र आंशु केवल करुणा है, नारी क्रिया नहीं वह केवल क्षमा शांति करुणा है। अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो। और एक बहुत मोस्ट इनकी लाइन, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं इनके कुरुक्षेत्र ग्रंथ के बारे में। तो कुरुक्षेत्र जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1946 है और इसमें 2 महायुद्धों के लपेट में आकर तथा भावी महायुद्ध की त्रासद यानी दुखांत आशंका से भयग्रस्त होकर दुनिया की बुद्धिजीवी युद्ध और शांति के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे थे और इस समस्या को आधार बनाकर दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की रचना की है, ठीक है। इसके बाद महाकाव्य के इसी कुरुक्षेत्र के बारे में है कि कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में धर्मराज युधिष्ठिर के मानसिक द्वंद्व को विश्व युद्ध के संदर्भों में उभारा गया है। महाभारत की कथा समाप्त हो चुकी है, पांडव विजयी हो गए हैं, फिर भी युधिष्ठिर पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, क्योंकि विजयी पांडवों के विजय का आनंद और उल्लास मनाने वाला अब राज्य में कोई बचा ही नहीं था। तो विरोधियों के अलावा अपनों के भी संहार की मर्मांतिक पीड़ा युधिष्ठिर को कचोट रही थी। यहाँ दिनकर जी बताना चाहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष के अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा का परिणाम है। जैसा कि डॉक्टर बच्चन सिंह कहते भी हैं कि इसमें युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध युद्ध का समर्थन किया गया है। शांति सत्ताधारियों का अधिकार है, जिसके आधार पर अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखता है। न्यायोचित अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसे लड़कर लेना पड़ता है। सहिष्णुता क्षमा आदि विजेता की शोभा है, किंतु युद्ध का परिणाम चारों ओर उजड़ा हुआ छत बिछत प्रदेश भयाभय बियावान। तो इन परिस्थितियों को देखकर बियावान है और इन स्थितियों को देखकर ही युधिष्ठिर इसका समाधान ढूंढने भीष्म के पास जाते हैं। तो भीष्म कहते हैं युद्ध प्रकृतिजन्य है। भीष्म कहते हैं कि युद्ध क्या है, प्रकृतिजन्य है। जिस तरह तूफान प्रकृति के विकारों का परिणाम है, उसी प्रकार युद्ध मानवीय विकारों को रोका नहीं जा सकता, और यह तभी रुक सकता है जब मानव मन स्वार्थों से निर्लिप्त हो जाए, सुख में सबका संभाग हो जाए। इसके बाद प्रगतिवाद की हम लोग महत्वपूर्ण कवि देख चुके हैं। इसमें कुछ विविध में थोड़ी अन्य जानकारी है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार स्वच्छंदतावादी कवियों ने भी मैं शैली अपनाई है, किंतु मैं अधिक व्यापक था, जिसमें भौतिकता, आध्यात्मिकता, आदर्श, यथार्थ, ईश्वर प्रकृति, कल्पना का समारोह, संस्कृत निष्ठ और आम फहम की भाषा आदि का समावेश है। उत्तर स्वच्छंदतावादी काव्य में, तो प्रगतिवाद को ही उत्तर स्वच्छंदतावादी कहा गया है। तो प्रगतिवादी काव्य में, उत्तर स्वच्छंदतावादी काव्य में कल्पना का समारोह छूट गया, आध्यात्मिकता विलुप्त सी हो गई है, ईश्वर गायब हो गया, संस्कृत निष्ठ भाषा के मोह बंध से भी काव्य को दूर तक मुक्ति मिल गई। अब कवि का मैं अपने ही भोगे हुए यथार्थ तक सीमित हो गया, कल्पना का स्थान यथार्थ ने ले लिया, भाषा लोक
भाषा में निकट चली गई। इसके बाद 1934 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी दल की स्थापना हुई थी और डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि प्रगतिवादी कभी भीड़ जनता से जुड़कर भी संवेदना के स्तर पर सामान्यता उससे नहीं जुड़ पाता। व्यक्ति स्वातंत्र्य का हिमायती प्रयोगवादी भीड़ से नफरत करता है और तथाकथित दायित्व का झूठा बोझ उठाए लिए फिरता है। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल को नव्य स्वच्छंदतावादी कवि मानते हैं। कौन? डॉक्टर बच्चन सिंह। यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी बच्चन सिंह देते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल के बारे में कि इन्होंने विराट सत्ता से अपने को अलग करके भोगे हुए जीवन को अभिव्यक्ति दी है। छोटे छोटे अनुभव खंडों को साफ सुथरी रोजमर्रा की भाषा में बांधा है। किसने? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने। स्वच्छंदतावादी शुद्धता, अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि इतिहास के विकास के क्रम में बच्चन ने यानी हरिवंश राय बच्चन ने कविता को जमीन पर उतारा, इसे यह लौकिक जीवन से संबद्ध किया और उसकी सीमा का विस्तार किया। तो ये स्टेटमेंट बच्चन सिंह हरिवंश राय बच्चन के बारे में कहते हैं। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन की जो रचना थी सतरंगिनी, तो सतरंगिनी से कुछ पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन की। है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है, जो बीत गई वह बात गई, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो ये पंक्तियां सतरंगिनी से हैं, हरिवंश राय बच्चन के काव्य से। इसके बाद कुछ पंक्तियां इनकी मधु कलश से भी दी गई हैं। कह रहा जग वासना में हो रहा उद्गार मेरा, और वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षण की मेरी जवानी। इसके बाद कुछ और पंक्तियां हैं। प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, मनुष्य पराजय के स्मारक है, मठ मस्जिद गिरजाघर, प्रार्थना मत कर। इसके बाद इनका जो ग्रंथ है या काव्य है मधुशाला हरिवंश राय बच्चन का, उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ है। किस नाम से? हाउस ऑफ बाइन के नाम से। तो 1938 में लंदन में प्रकाशित हुआ ये, और इसके रूपांतरकर्ता यानी अंग्रेजी में अनुवाद जिसने किया है वो मार्जरी वॉल्टेन तथा रामस्वरूप व्यास जी थे, जिन्होंने इसका हाउस ऑफ बाइन नाम से अनुवाद किया। इसके बाद हैं भगवती चरण वर्मा जी, और इनकी भी यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं। चरर मरर चू चरण मरर, जा रही चली भैंसा गाड़ी। कुछ ऐसी पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा की। और अगली पंक्ति है बश मत कह देना, अरे पिलाने वाले, अब हम नहीं विमुख हो जाने वाले, बश मत कह देना। तो कंफ्यूज मत होना, ये पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा की हैं। देखने से कुछ ऐसी लग रही हैं हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला से हो, बट ऐसा नहीं है। इसके बाद अगली पंक्तियां हैं। आहा बिचारे दुख के मारे, निस दिन पचपच मरे किसान, जब अनाज उत्पन्न होए तब उठवा ले जाए लगान। तो ये पंक्तियां बालमुकुंद गुप्त की हैं। यहाँ पे हम विविध में सभी जो कुछ अन्य हैं वो रखा गया है। तो इसके बाद जयशंकर प्रसाद ने यथार्थवाद को लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात माना है, और प्रगतिशील विशेषण है जिसमें लघुता के प्रति संवेदनात्मक रुझान है, जबकि प्रगतिवाद संज्ञा है जिसमें मार्क्सवादी अवधारणा का पालन हुआ है। प्रगतिवाद का विरोध जो है अज्ञेय के संपादकत्व में विशाल भारत में जमकर हुआ। तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक अज्ञेय जी रहे हैं, जिसमें कि प्रगतिवाद का काफ़ी विरोध हुआ है। भारतीय जन नाट्य संघ, जो शॉर्ट फॉर्म में इप्टा हम लोग इसको कहते हैं, तो इसकी स्थापना इप्टा की 1943 में हुई है, और इसके मुख्य रंगकर्मी शंभू मिश्र हैं, और उत्पल दत्त हैं, बलराज साहनी, हबीब तनवर और जोहरा सिंगल। तो ये इसके जो भारतीय जन नाट्य संघ है इसके कुछ मुख्य रंगकर्मी थे। इसके बाद कुछ पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत की, और पंक्तियां हैं कि युग युग का वह किसान, भार वह अकटि नत मस्तक, लोक क्रांति का अग्रदूत, बलवीर जनहित किसान। तो ये पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत की थी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम लोग प्रगतिवाद देखे, और अगली क्लास में मिलते हैं प्रयोगवाद के साथ। थैंक यू।